नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बहुप्रतीक्षित डिस्कशन जो कि मेरे कई मित्रों का डिस्कशन, जो कि अपने आप में भविष्य के प्रशासनिक अधिकारियों का। भले ही हमने टाइटल डाला हो राजस्थान प्रशासनिक सेवा, लेकिन जिस भी प्रशासनिक सेवा में जाने का आपका सपना है, चाहे फिर वो स्टेट में राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, किसी भी परीक्षा में जहां इंटरव्यू की बात होती हो, इवन चाहे वो बैंकिंग के कुछ एग्जाम्स हों या फिर शॉर्ट सर्विस के कुछ एग्जाम्स हों, डिफेंस के कुछ एग्जाम्स हों, इंटरव्यू में लमसम कुछ कॉमन सी ही बातें आपसे अपेक्षित की जाती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इंटरव्यू के अंदर देखा क्या जाता है, इसको बताने वालों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। विशेष रूप से ये परिभाषाएं तब ज़्यादा मायनेपूर्ण हो जाती हैं जब आपने इंटरव्यूज़ में खुद ने कुछ अच्छा स्कोर किया हो, या फिर ये तब मायनेपूर्ण ज़्यादा हो जाती हैं जब आपने किसी इंटरव्यू को क्वालिफाई करके कुछ मनोवांछित प्रकार के फल प्राप्त किए हों। तो मुझे ये बताने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। मैंने ना केवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा में एक पद प्राप्त किया, अपितु आज से पहले बहुत बार इंटरव्यूज़ लिए हैं। मतलब कुछ इस प्रकार से समझकर देखिएगा कि आज का ये सेशन आप केवल एक एग्ज़ाम विशेष के बारे में सोचकर ना देखें, क्योंकि स्पेसिफिक बातें तो मैं बीच बीच में ऐड करता चला ही जाऊंगा, लेकिन जीवन में जब भी कभी आप किसी साक्षात्कार में जाएं, क्योंकि आज का ये अंकित इंस्पायर इंडिया का ओपन सेशन है, रविवार वार्ता के नाम से है, और हमारी जो रविवार वार्ताएं होती हैं उनका उद्देश्य होता है आप सबसे बातचीत करना। मेरे साथ में मेरे बहुत सारे विद्यार्थी इस समय जुड़ चुके हैं। अपने साथियों से इस जरूर घटना को साझा कर सकते हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कहीं ना कहीं आपके जहन में भी अपने आप को लेकर के ये सवाल होगा कि एक दिन मैं भी इंटरव्यू रूम में जाऊंगा। तो मैं कुछ जर्नलाइज बातें आपके साथ करने वाला हूं, कोई भी किताबी बात आपके साथ नहीं करूंगा। मैं जो आपसे बातें करूंगा वो निश्चित ही आप अगर अपने जीवन में आज से लेकर आ जाएं तो ये मानकर चलिए कि ना केवल आप इंटरव्यू में अच्छे नंबर ला पाएंगे, बल्कि आप परीक्षा में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी शुभकामना के साथ आज के सेशन को कि आप जिस भी इंटरव्यू में बैठें वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करें। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने बहुत से इंटरव्यू लिए भी हैं, क्योंकि मेरे को एकेडमिक्स में ये 13वां साल है ना। 2010 के बाद से मैं टीचिंग में हूं, और इस टीचिंग के दरमियान मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी एज ए फैकल्टी मेंबर इंटरव्यू लिए हैं, क्योंकि मुझे इंटरव्यू पैनल में हमारे संस्थानों के द्वारा भेजा गया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सारी जगह बैठ कर के मैंने काफ़ी सारे लोगों के बारे में ये विश्लेषण भी किया है, और ये मेरा एक तरह से समझिए पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि असल में दोनों तरफ में क्या फ़र्क होता है। आप जब टेबल के उस पार होते हैं और टेबल के इस पार होते हैं तो अपेक्षाओं में क्या अंतर होता है। चलिए शुरू करते हैं। इंटरव्यू कहने के लिए जैसे आप साक्षात्कार कहें, अपना परिचय कहें, लेकिन जहां तक मैं अपने जीवन में इंटरव्यू का महत्व समझ पाया हूं वो यही है कि सामने वाला आपसे जो मुलाकात कर रहा है उसमें जानना चाह रहा है कि असल में आप हो कौन। अब आप कहेंगे हो कौन, तो सर हमारा तो सारा डेटा उसके सामने रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे आप डैफ कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो इंटरव्यू देने जाते हैं उन्हें लगता है कि मेरे बारे में जो भी है सर वो तो सामने है ना, उस पूरी बुक लिस्ट में लिखा हुआ तो है सर कि मैं कौन हूं। और वास्तविकता भी है कि आप कौन हैं। आपने परिचय उपलब्धियों को ही बना रखा है, क्योंकि जब भी कोई आपसे परिचय पूछता है कि आप कौन हैं तो आप अपने परिचय में यही तो बताते हैं कि सर मैं अंकित कुमार अवस्थी हूं, मैंने फलां डिग्री तब की थी, मैंने तब डिग्री में ये अचीवमेंट किया था, क्योंकि उपलब्धियां हमारा परिचय बन गए। लेकिन साथियों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, विशेष रूप से साधु संत सन्यासी तो बहुत सारे ऐसे हमारे देश में हुए, जिनके बारे में आप कोई डिग्री लेकर वो घूमते नहीं, क्योंकि वो परिचय से दूर भाग रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि दुनिया उनको जाने, लेकिन फिर भी लोग पैरों में गिरे पड़े हैं कि साहब आप तो आप ही हैं। बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऐसे हुए जिनके पास डिग्री बताने के लिए ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी कहने के लिए बहुत कुछ है। हमारी उपलब्धियां हमारी पहचान है। यही कारण है कि इंटरव्यूअर हमसे बहुत कुछ जानना चाहता है। वो ये समझ नहीं पाता कि ये जो पर्चे में मेरे सामने नाम लिखकर आया है कि ये फलाना सिंह है, यार इसको देख करके ये समझ में नहीं आता कि ये एक अच्छा प्रशासक बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्या होता है प्रशासक के अंदर? वही वो इंटरव्यूअर जानता है और जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, तजुर्बे की बात करिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल व्यवहारिक रूप से चलने वाली है। बहुत सारे इंटरव्यू के आयाम हो सकते हैं। मैं चाहूँ तो इस पर कई दिनों तक भाषण दे सकता हूँ, इंटरव्यू क्या कैसे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप अपनी भाषा में समझ जाएं कि इंटरव्यू असल में है क्या।
तो मेरे प्यारे साथियों, जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बैठकर बातचीत करता है, आप इंटरव्यू भी हटा दीजिए एक बार। आप चलिए कि मुझसे मिलने आप आए और आपने आकर के अपने परिचय में बताया कि साहब मेरा नाम ये है और मैंने ये डिग्री ले रखी है। आप खुद से विचार करिए कि मैं आपके बारे में कुछ तो और जानना चाहूँगा ना, मेरे मन में जिज्ञासा तो होगी ना। उस जिज्ञासा को वो इंटरव्यूअर भी रख कर बैठा हुआ है कि यार इसके अंदर कितना इमोशनल इंटेलिजेंस है। कहीं ऐसा अवसर आ गया कि इसके घर का कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इसे किसी जगह पर भेज दिया जाए, तो ये घर के काम के प्रति ज़्यादा दिमाग लगाएगा या जो राज्य के लिए या देश के लिए ज़रूरी काम है उस पर ज़्यादा दिमाग लगाएगा। इसलिए वो आपसे कुछ कंडीशनल सवाल भी पूछता है। उदाहरण के लिए कई बार आपके सामने कंडीशनल क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे जाते हैं। विचार करिए कि आप कहीं बैठे हैं, आपको अचानक कॉल आता है कि आपके क्षेत्र में फला जगह आग लग गई है, आपका परिवार आपके साथ है, उनका कोई और रखवाला उस समय है नहीं, आप किस प्रकार से अपनी दोनों जिम्मेदारियों में प्रायोरिटाइज चीज़ों को करेंगे, कौन सा कार्य पहले निभाएंगे। मन के अंदर से तो गुड़गुड़ी केवल यही आ रही होती है, और तुमको दिख नहीं रहा है मेरा परिवार पहले है तो मैं इसी को प्राथमिकता दूंगा। लेकिन फिर अचानक आपको याद आता है नहीं नहीं भाई, प्रशासक बनने की जिम्मेदारी दी जा रही है, जो कि भविष्य में प्रमोट होकर के संभव है कि जिले के जिला कलेक्टर बने, संभव है कि जिला का जो पुलिस अधीक्षक हैं वो बने। तो इनसे ये चीज़ की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती कि वो सबसे पहले, क्योंकि राज्य सेवाओं का सीधा सा अर्थ ही ये निकाला जाता है कि आपने अपना जीवन राज्य के लिए समर्पित कर दिया है। और जब समर्पित कर दिया है तो आपकी प्राथमिकताओं को आपने कैसे हैंडल किया। तो आप पूछेंगे तो क्या सरकारी सेवाओं में जाने का मतलब ये होता है क्या कि आप परिवार को भूल जाएं? वो व्यक्ति ही क्या जो परिवार को भूल जाए, साहब अपने बुनियाद को जो भूल जाए वो अधिकारी कैसे बन सकता है। हमारे यहाँ तो कहते ही ये हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ से आप आ रहे हो, अदरवाइज तो आप उड़ने लगोगे। बिल्कुल सही है आप अपनी जगह। आपके ये जितने भी प्रश्न है ना, वो जो सामने टेबल के बैठा हुआ है उसके दिमाग में ऑलरेडी चल रहे हैं आपके लिए। वो केवल ये आपका चेक करना चाह रहा है कि इस बंदे की इंटीग्रिटी क्या है। अब आप पूछेंगे ये इंटीग्रिटी क्या है साहब? इंटीग्रिटी का मतलब है कि मैंने आपके पास में मान लीजिए कि एक सेवा के रूप में तिजोरी पकड़ा दी। आप पूछेंगे ये कौन सी सेवा है जिसमें तिजोरी पकड़ाई जाती है? क्यों साहब? राज्य की जो तिजोरी होती है ना, जिसको ट्रेजरी कहते हैं, आज भी वर्क करती है। वो हजारों करोड़ रुपया होता है, उसमें हजारों करोड़ की अमानत होती है, गोल्ड होता है, ज्वेलरी होती है, और सब जिलों के पास होती है। वो पता है आपको? एक ट्रेजरी ऑफिस होता है। हो सकता है आपको राज्य की अकाउंट्स सेवा में भेज दिया जाए और आप उस ट्रेजरी के बिल्कुल ट्रेजरी ऑफिसर बना के बिठा दिए जाए। आपका मन लालायित हो जाए कि यार हजारों करोड़ का काम है इसके अंदर, आज ही उठाते हैं इसको, निकल लेते हैं और निकल करके चलें, और निकल करके यहाँ से जहाँ भी संभव होगा वहाँ जाकर के दुनिया के किसी कोने के अंदर बस जाएंगे। संभव है कि नहीं? यानी कि फिर से आपकी इंटीग्रिटी, कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कोठियार के सामने रखवाली करने की, बस मिठाई चखनी नहीं है। तो यार ये तो वाकई में टेस्ट करने की चीज़ है। आप बैंक की सर्विस के लिए जा रहे हैं, संभव है कि आपके सामने ये सवाल बहुत बड़ा बन जाए कि आप बैंक में इतना पैसा देखते हैं, आपका मन लपलपाएगा, यार कितना पैसा मैं लोगों को आधा देता हूँ, इधर से उधर करता हूँ, खुद को सैलरी मिलती है 30-40 हज़ार रुपये, ऐसे कैसे गुजारा चलेगा यार? एक दिन एक बार में ही भर के निकल लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है? इसलिए वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना चाह रहे हैं। आपका महत्व समझिए। कई बार लोग कहते हैं कि ज़रूरत ही क्या है इंटरव्यू की? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप उस व्यक्ति से बातचीत करके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसे देने से पहले आप उससे वार्ता करना चाहते हैं। आप में से जिनकी शादी हो गई है बढ़िया है, जिनकी नहीं हुई है, जो लाइन में है, वो होने वाले पति, होने वाली पत्नी से बातचीत करके देखना क्या चाहते हैं। आपको पता नहीं है क्या? तस्वीर आपने देख ली है, आपने अच्छे से उसकी डिग्री मालूम कर ली है, आपने सब कुछ कर लिया है, फिर क्या ज़रूरत आ गई कि आप उनसे बात करके देखना चाहते हैं कि साहब बात करिए तब जानेंगे हम कि आप कैसे हैं। मतलब आप बातों से इंटरप्रिटेट करना चाहते हैं कि यार ये कितना तीखा बोलते हैं, ये कितना सॉफ्ट बोलते हैं, इनकी सोच में किसी प्रकार का मतभेद तो नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उसके प्रति ये कितनी आक्रामक हैं या कितने आक्रामक हैं। ये सारे प्रश्न जिस तरह से आपके अपना लाइफ पार्टनर चुनने में होते हैं ना, ऐसे ही जब इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो आपको, चूंकि उसके हाथ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जानी है, तो वो आपको ठोक बजा के चेक कर रहा होता है कि साहब मैं आपको ये जिम्मेदारी दे दूं, क्या आप झेल पाओगे? बड़ी बात है ना।
इसका मतलब इंटरव्यू आपके जीवन में, चाहे वो आरएएस का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो या बिहार पीसीएस का हो, आप ये समझ कर जाएं कि आप जा क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और सामने वाला इस जिम्मेदारी के लिए आप लायक हैं या नहीं ये जानना चाहता है। जब आपको ये क्लियर हो जाता है ना कि मुझसे अपेक्षा क्या है, तो आप उसी अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूअर्स, जब आप किसी मॉक में टेस्ट देने जाएंगे, कहीं इंटरव्यू के अंदर बैठने जाएंगे, तो बहुत सारे इंटरव्यूअर्स आपको सलाह देंगे, बेटा वहाँ ज़्यादा नहीं बोलना, वहाँ कम बोलना। कई जगह आपको इस प्रकार की बातें कही जाएंगी। इन बातों में बहुत फ़र्क है साहब, ज़्यादा बोलना, कम बोलना। किसको कहते हैं ज़्यादा बोलना, कम बोलना? मैं अपना अनुभव आपसे साझा करता हूँ। एक वंस अपॉन ए टाइम मैंने 2016 में जब आरएएस का इंटरव्यू दिया था, तब जो बोर्ड मेंबर थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया, वो जाने जाते थे अपने द्वारा कम नंबर देने के लिए, और उनके जो प्रश्न होते थे ना वो बड़े ही बाउंसर टाइप के होते थे। मैं चर्चा करूंगा प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, लेकिन पहले आप ये माइंड मेकअप करिए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है। वो जाने जाते थे कि वो बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे कि आपका टेम्परामेंट चेक किया जा सके कि यह आदमी कितना हिलता है, कितना नहीं हिलता है। मेरा कनेक्शन कोटा से निकल आया। कोटा से क्यों? क्योंकि मैंने कोटा के अंदर पढ़ाया था। कोटा से कनेक्शन निकल आया तो उनके सवाल कोटा पे इतने घिर के चले गए। कोटा के अंदर डैम कितने हैं, कोटा में डैम से निकलने वाली नहर का नाम क्या है, नहर की गहराई कितनी है, नहर की ब्रांचेस कितनी हैं, आखिरी ब्रांच कहाँ जाती है। वो ये चेक करना चाह रहे थे कि ये कब पैनिक करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ फैक्ट्स पता हो सकते हैं, सारे फैक्ट्स नहीं पता हो सकते, हर किसी की एक लिमिटेशन है ना। वो मेरे से ये चेक करना चाह रहे थे कि देखते हैं ये कितना क्या आंसर करता है। मैं बहुत ही सज्जनपूर्ण तरीके से सॉरी सर, नो सर, सॉरी सर, अरे सर मैं भूल गया सर, सर मैंने ध्यान नहीं दिया सर, सर मेरे को पता ही नहीं था कि ये भी पढ़ के आना चाहिए सर, आई एम वेरी मच सॉरी सर, मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा हूँ कि मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया सर। मतलब सॉरी कहने के मैंने कितने सारे प्रकार आजमा लिए। आई एम सो सॉरी सर, मैं आपकी अपेक्षाओं पर शायद जो आप मुझसे चाह रहे थे मैं उस अनुरूप आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। आप समझिए इन बातों का महत्व। समटाइम्स क्या होता है कि मैंने आपसे सवाल पूछा, बताइए अंकित अवस्थी आपके सिर में कितने बाल हैं। मैंने एक रैंडम कैच लिया, सर होंगे लाख। इसका मतलब आप ब्लफ मास्टर हैं, आपको पता नहीं है फिर भी आपने झूठ बोल दिया। ऐसे तो कल को आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए राज्य को कितना नुकसान हुआ, हो सकता है आप झूठ बोल दो, सब इतने करोड़ का नुकसान हो गया। तो आप अधिकारी कैसे बने, जिम्मेदार नागरिक ही नहीं हो। लेकिन सर आपने पूछा तो था ना मुझसे, तो पूछा था तो मैं क्या आंसर दूं? सर नहीं पता। नहीं नहीं, आपसे ये भी अपेक्षा नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? अरे भाई आप जिम्मेदार नागरिक हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए थी कितने बाल हैं, और नहीं पता है तो टेंटेटिवली अनुमान होना चाहिए था। सर हम तो फंस गए हैं, ये तो एथिकल डायलेमा आ गया, ना बाल पता है कितने हैं और ना ये हमने मतलब आंसर में मना कर नहीं सकते, तो करें क्या। तो साथियों यहां पर बोलने की बारी आती है, सर सॉरी नहीं पता सर। अब मान लीजिए ऐसी घटनाएं आपके साथ बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही हैं। हाँ भाई अंकित अवस्थी, आपके आईब्रो में कितने बाल हैं, आपकी मूंछों में कितने बाल हैं। अब आप क्या कीजिएगा, सर सॉरी, सर सॉरी, सर सॉरी। वो तो आपको इरिटेट करके ये देखना चाह रहे हैं कि इसका चेहरा उतरता कब है, कितनी देर में जाकर के ये बस एकदम फुस हो जाएगा कि साहब नहीं हो पा रहा है ना। लेकिन आप यहां पर पहले बार में कहा सर सॉरी, सर सॉरी नहीं पता सर। अच्छा आपके आईब्रो में कितने बाल हैं? सर आई एम वेरी मच सॉरी सर, मुझे ये भी नहीं पता सर। आपकी मूंछ में कितने बाल हैं? सर मुझे नहीं पता था कि मुझसे इस प्रकार के प्रश्न भी किए जा सकते हैं, मैं इस क्षेत्र में अधूरा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्रीमान आप इस क्षेत्र के अतिरिक्त मुझे कहीं और मौका दें ताकि मैं अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त कर पाऊं। मतलब समझिए, तीनों बार बोला तो मैंने सॉरी ही है, लेकिन बोलते बोलते उनसे एक निवेदन में और एक लाइन बोल दी कि सर थोड़ा मामला चेंज करो ना, थोड़ी दूसरे फील्ड में चलो ना, मेरे फील्ड में आओ ना। साथियों इस समय YouTube पर एन नंबर ऑफ वीडियोस पड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए। इंटरव्यू पे गाइडेंस देने वाला इस समय हर आदमी हो रखा है। आप जहां इंटरव्यू, मतलब बस गूगल में इतना सा डाल दीजिए गाइडेंस ऑन इंटरव्यू। मैं आपके साथ जो बातें कर रहा हूं ना, ये वो बातें हैं जिन्हें फॉर्मली कहा नहीं जाता है।
फॉर्मली कहा नहीं जाता ऐसे, मतलब अभी तक बातें करने के नाम पर मैं आपसे ये कह रहा होता कि देखिए आपको अपने ज़िले के बारे में पता होना चाहिए, देखिए आपको अपनी एकेडमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जो आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। वो तो आप सब कर ही लेंगे, क्योंकि जब आपने मेंस का एग्ज़ाम निकाल लिया है, आपने पूरी तरह से प्रिपरेशन की तैयारी कर ही ली है, तो कर लीजिएगा। वो इतना ज्ञान भर भर के मार्केट में डला हुआ है ना, यूट्यूब का सहारा लेना, उस पर बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारे पूर्व के अधिकारियों ने, सबने खूब ज्ञान दिया हुआ है। लंबी लंबी चीज़ें चलेंगी आपके साथ। मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ ना, ये केवल पर्सनैलिटी के बारे में चीज़ें कह रहा हूँ। आप अगर कुछ भी ना जानते हो, क्योंकि मैं जो अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ, लगभग 20 क्वेश्चंस पर जब मैंने नो बोला, 2016 की बात बता रहा हूँ, मैंने 20 क्वेश्चंस पर नो बोला था, मुझे अच्छे से याद है। तब भी मुझे उस इंटरव्यू बोर्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स मिले थे। उस इंटरव्यू बोर्ड ने मुझे इतने अच्छे मार्क्स दिए थे क्योंकि उन्हें यह पता था कि इसकी बातों में कितनी ऑनेस्टी है। मैंने आपसे क्या कहा साथियों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होते होंगे, अगर आपके पास कोई कर्मचारी काम कर रहा है या आपके घर में कोई सर्वेंट काम कर रहा है, एक सर्वेंट आपके पास आता है और कहता है कि भैया हमसे ना वो आपका कांच का ग्लास टूट गया। अब आप उसका केवल फेशियल जेस्चर देखकर ही तो ये अंदाजा लगाते हो यार ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मतलब टूट तो गया, ये तो सच है क्योंकि ये फिरकी लेने तो नहीं आया, लेकिन जब ये बात बोल रहा है ना कि मुझसे वो ग्लास टूट गया, तो इसका कहना जो है ना वो कितना ज़्यादा मार्मिक है। मार्मिक का मतलब क्या वाकई में इसको रिग्रेट है इस बात का कि इससे ग्लास टूट गया है, या फिर बस कहने के लिए कि भैया ग्लास टूट गया है। मतलब एक तो ये मुझे इन्फॉर्म कर रहा है भैया ग्लास टूट गया है, और एक ऐसा कि आई एम वेरी मच गिल्टी भैया कि ग्लास टूट गया है। शब्दों में भी नहीं बोल रहा, लेकिन भाव में उसने इस प्रकार से व्यक्त कर दिया। अभी मैं बताऊं आपको, परसों की बात है, मैंने आप लोगों के साथ साझा नहीं की। मैं अपने ही एक कर्मचारी के साथ में, साथी हैं हमारे, उनके साथ में सफ़र कर रहा था। अपना मतलब जो कोचिंग का काम है वो संभालते हैं। वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मेरी स्कॉर्पियो चल रही थी, और गाड़ी चलते हुए अचानक किसी सामने वाले ने ब्रेक लगाया और गाड़ी में बढ़िया वाला नुकसान हो गया। लगभग 80-90 हज़ार रुपये का बिल बन गया। परसों की बात है ये। अब जब नुकसान हुआ, मैं बगल की सीट पर बैठा हुआ था, मैं कुछ काम कर रहा था, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो अब मुझे स्पर ऑफ द मोमेंट 2 प्रकार के रिएक्शन आ सकते थे। पहला कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या तुमने गाड़ी ठोक दी, कैसी गाड़ी चला रहे हो तुम। और दूसरा, बस मैं केवल उनका चेहरा पढ़ता कि क्या इनको गाड़ी ठुकने का एहसास है कि ये क्या हुआ है। मैंने केवल एक बार पलट के चेहरा देखा। चेहरा देखकर मुझे समझ में आया कि मुझसे ज़्यादा दर्द इस बात का कि गाड़ी ठुक गई है सामने वाले व्यक्ति को है। बिना शब्द बोले मैं चेहरा पढ़कर यह समझ गया कि नहीं नहीं नहीं, ये मतलब चाहकर किया गया कार्य नहीं है, अनजाने में भी किया गया कार्य नहीं है। दिस इज एन एक्सीडेंट। ये किसी से भी होता। ये समझने में मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। ये आपके साथ भी होता है। जब आपका कोई साथी, आपका कोई परिवारजन, आपके यहाँ का कोई कर्मचारी, ये जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो वो कितना ऑनेस्टी के साथ अपनी बातें रखता है, ये उसका फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है। इसका मतलब समझिए, इसका सीधा सा शब्द अर्थ ये है कि ज़्यादा बोलना या कम बोलना, ये अगर इंटरव्यूअर आपको सलाह दे रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, उससे थोड़ा बचकर चलिएगा। उस थॉट को अपने दिमाग में मत बिठा लीजिएगा। आप ये समझिएगा कि आप जो हैं, आप उसको एक्सप्रेस करने में कितने ईमानदार हैं। क्या आप जो हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों की ज़रूरत है, तब तो शब्द जरूर बोलिए। और आपको लगता है कि नहीं मैं बेहतरीन अदाकार हूं, मैं अभिनय का एक्टर हूं, तो जनाब उस समय आप केवल शब्दों की जगह चेहरे के फेशियल जेस्चर से आप अपनी बातें कह सकते हैं। बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें कलाकार ने अभिनय के नाम पर शब्द एक भी नहीं बोला। एक मूवी थी जिसके अंदर वो शाहिद कपूर चुप चुप के है, जिसमें करीना कपूर पूरे टाइम चुप रही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम कर गई। लोगों ने अप्रिशिएट किया उसकी एक्टिंग को, लीड एक्ट्रेस के रूप में काम किए। और तो और बॉलीवुड में बहुत समय तक ऐसा भी था कि फिल्में बिना आवाज के आया करती थी, लोग फिर भी देखते थे। मतलब आपकी एक्टिंग को करने के लिए शब्दों की जरूरत कहाँ है। तो ज्यादा बोलना और कम बोलना ये एक अलग पार्ट है। समटाइम्स आप जब मॉक में जाएंगे ना, तो आपका एनालिसिस करते हुए लोग आपसे कहेंगे यार एक तो तुम बहुत ज्यादा एक्सेसिव में आंसर देते हो,
कुछ लोग बोलेंगे यार कुछ ज्यादा बोला करो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप तो बस इतना फोकस करो कि जो आपको आता है वो ज्यादा बोल के और कम बोल के नहीं, आप जो हो ना वो बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। क्योंकि इंटरव्यूअर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ये जांचना चाह रहा है कि साहब आप कौन हो, बताओ तो जरा, बताओ तो सही कौन है आप। चार्ली चैपलिन, मेरे दोस्त लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर चार्ली चैपलिन भी वन ऑफ देम, जिसकी एक्टिंग ने पूरी दुनिया को इतना गुदगुदाया। आलम आरा मेरे साथियों ने लिखा है कमेंट बॉक्स में। दैट मीन, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि इंटरव्यूअर आपसे साक्षात्कार के माध्यम से आप कौन हैं और कितने ऑनेस्ट हैं, सबसे पहले वो ये जांचना चाह रहा है। सर ऑनेस्टी जांची कैसे जाती है, कैसे, मतलब आप सर एज एन इंटरव्यूअर बताइए कि जब आप दूसरी साइड बैठे तो आपने, क्योंकि मैंने मेरी कोचिंग में, मेरे काम में, मेरे स्टाफ में बहुत सारे लोगों को लिया, आज भी बहुत सारे लोग जुड़कर मेरे साथ काम कर भी रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सर आप कैसे जज करते हैं कि सामने वाला सही है या गलत है? साथियों, मैं केवल ये चेक करता हूं कि इसका इंटेंशन क्या है। मैं आपको सच बताऊं, मेरी कंटेंट टीम के अंदर, जो सबसे पुरानी कंटेंट डेवलपमेंट टीम है, उसके अंदर एक बच्ची है जिसका नाम है पूजा। वो काफ़ी देर समय से कंटेंट बना रही है मेरा, और मतलब आप जो कंटेंट देखते हैं उसमें उसका बहुत बड़ा रोल भी है ना। और भी मेरे साथी कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस समय वो पहली बार मेरे पास कंटेंट बनाने के लिए जुड़ी थी, उस समय उसको कंटेंट का सी भी नहीं पता था। उसको ये नहीं पता था कि सर को अपेक्षा क्या है और वो क्या जानती है। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि बेटा मैं ये चाहता हूँ, और वो उसका हस्बैंड उसके साथ था, और वो जब दोनों मेरे पास आए तो मैंने कहा बेटा आपको टाइपिंग आती है, क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए आपकी टाइपिंग की अपेक्षा है आपसे। तो बोले सर नहीं आती तो नहीं है। उनके पति बोलते हैं कि नहीं सर आती तो नहीं है, लेकिन मैं इनको सिखा जरूर दूंगा। आप इंटेंशन देखिए, इंटेंशन वाज दैट मच प्योर कि सामने वाला इस काम को सीखने के लिए तैयार बैठा है। सर आती नहीं है लेकिन मैं सिखा दूंगा। मैंने कहा बेटा आपको पढ़ना आता है, आपको ये न्यूज़पेपर सर्च करना आता है, क्योंकि अपन कम से कम दिन भर में 350 वेबसाइट विजिट करते हैं, आपको आता है? सर मैं अभी 50-60 वेबसाइट्स तो देखती हूँ आपके पढ़ाई के अनुसार, लेकिन फिर भी रिसर्च में जुड़ूंगी तो मैं ये काम कर लूंगी। दैट मीन्स इंटेंशन वाज दैट मच प्योर। जब आप सामने वाले से ये अपेक्षा करने लग जाते हैं ना कि ये करना चाहता है, आता कुछ नहीं है, तो फिर आपको लगता है कि इसको चांस देना चाहिए। समटाइम्स आपको किसी प्रश्न का कोई जवाब नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आप अपना इंटेंशन दिखाइए कि सर सॉरी देखिए मुझे आ कुछ नहीं रहा है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। कुछ लोग, यहां पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, जॉब पाने के लिए किसी भी प्रकार का हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे सरकारी जॉब हो, या फिर आईएएस का इंटरव्यू हो या पीसीएस का इंटरव्यू हो, अपनी दुख भरी दास्तान शेयर करते हैं। दुख भरी दास्तान, जैसे ही कुछ नहीं आया, बेटा तुम्हारे 12th में इतने कम नंबर कैसे आए? सर वो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे सर वो मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। अब हम क्या सोचते हैं, यस मैंने मेरा दुख इसके सामने भेज दिया, अब तो आनंद आ गया, अब तो ये इमोशनली बह गया। आपको पता है उसके आपका ऐसा बताते ही उस पर इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि ये देखो फेंक दिया इसने इमोशनल कार्ड। अब आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर, मेरे पेरेंट्स गए हैं, आपको इसका कोई दर्द नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये मेरी रियलिटी है। आप इन्हें तो कहा ऑनेस्टी प्रेजेंट करो। बेटा ऑनेस्टी ये थोड़ी कि फादर एक्सपायर हो गए थे तो आपके नंबर कम आए। ऑनेस्टी तो ये है कि आप पढ़ नहीं पाए थे। अब पढ़ क्यों नहीं पाए थे? उनके कारणों में फादर का एक्सपायर होना था, या आपके घर में कोई बहुत बड़ी दुखद घटना का होना था, आपका टांग टूटना था, आपका बीमार होना था। आंसर तो यह था कि सर मैं पढ़ नहीं पाया, कुछ निजी कारण थे। इंटरव्यूअर की अपेक्षा है आपसे निजी कारण जानने की, और फिर आप बताइए कि सर कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिनके चलते मैं पढ़ नहीं पाया सर, अगर मैं पढ़ता तो अच्छे नंबर ले आता। क्योंकि वो जानता है आप परीक्षा देके पास होकर उसके सामने बैठे हुए हो। जब आप परीक्षा देकर उसके सामने बैठे हो, इसका मतलब कैलिबर तो उसने इस परीक्षा में टेस्ट कर लिया आपका। 12th में तो वो केवल ये जानना चाह रहा है कि आप कोई बस इमोशनल कार्ड खेलो। कुछ लोग तुरंत इमोशनल कार्ड खेलते हैं। सर क्या बताऊं, उस समय ना परीक्षा देने जिस दिन जा रहा था ना सर, जिस दिन जा रहा था मेरा डेंगू हो गया। अब वो कह रहा है तो इसका मतलब बेटा
तुम्हारा डेंगू ना हुआ होता तब तो तुम मेरिटोरियस होते। और डेंगू जो है वो दिमाग की बीमारी है, तुम्हारे दिमाग में वो चढ़ा और तुम अचानक सब भूल गए, इसलिए तुम्हारे नंबर नहीं आए। इमोशनल कार्ड्स मत खेलिए। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, जब मैं टेबल के इस तरफ बैठता हूं और कोई भी, चाहे मेरा आज भी कोई एम्प्लॉय है, जैसे आज का भी मैं आपके साथ अनुभव साझा करूं, अगर कोई भी मेरा एम्प्लॉय मुझसे बात करते समय ये लाइन बोलता है कि सर मेरे घर में ये दिक्कत हो गई थी इसलिए मैं नहीं कर पाया, मुझे चरम गुस्सा पे, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये तुम एक्सक्यूज दे रहे हो, रियल रीजन बोलो ना पहले, फिर मेरी जिज्ञासा को थोड़ा इज्जत दो ना यार, मेरे अंदर भी तो जिज्ञासा बचने दो, मैं भी तो पूछ सकूं। सर सॉरी सर मैं नहीं कर पाया। भाई क्यों नहीं कर पाया, तब एक आंसर और बचा है। आप समझिए इमोशनल कार्ड्स की वैल्यू कतई नहीं है, वो नेगेटिव साउंड होते हैं। मतलब समझिए कि जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाएं, अभी तक की पूरी बात जो मैंने अब तक बोली है ना आपसे, उसका केवल एक ही, अगर मैं एक शब्द में व्याख्या करूं तो वो केवल ये है, हाउ ऑनेस्ट यू आर। अगर आप इंटरव्यूअर के सामने बड़ी ऑनेस्टी से, आप जैसे भी हैं, चाहे मुंह फट हैं, चाहे आप गोरे हैं, काले हैं, भद्दे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, जैसे भी हैं, आप ऑनेस्टी से अगर अपनी बातें रखने में कामयाब हो गए ना, तो आप औसत से ऊपर जा चुके हैं। फिर आप पूछेंगे सर इंटरव्यू के अंदर ड्रेसिंग सेंस का क्या मतलब है, सर इंटरव्यू के अंदर चश्मा कैसा लगाना चाहिए, सर इंटरव्यू के अंदर बाल कैसे होने चाहिए, सर इंटरव्यू के अंदर इंग्लिश आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, सर इंटरव्यू के अंदर क्या कहना चाहिए, सर मैडम कैसा करना चाहिए, किसको नमस्ते करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये तो वो बेसिक पार्ट है जो आपको पता ही होने चाहिए। इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा। क्यों नहीं करना चाह रहा, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक से मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एक ढंग का सा फॉर्मल पहनकर आएंगे। मैं फॉर्मल आज आपके सामने पहनकर इसीलिए आया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि फॉर्मल्स का महत्व क्या है। आज के सेशन में अक्सर मैं अपने इन YouTube सेशंस में टी-शर्ट्स में आता हूं, लेकिन आज फॉर्मल में आया ताकि आपको यह बता सकूं कि आपको ओकेजन पता है कि जब मैं एक प्रशासनिक अधिकारी जो बनने जा रहा है उसको बता रहा हूं कि भाई करना क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपके ड्रेसिंग सेंस में वो वैल्यू होनी चाहिए। और ये कोई सबसे सस्ती चीज़ों में अगर कोई दुनिया में है तो वो फॉर्मल्स हैं। जितने भी और जितने प्रकार के कपड़े हैं वो बहुत महंगे हो सकते हैं। फॉर्मल्स में क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए गूगल करिए, बहुत सारी जानकारियाँ यूट्यूब पर पड़ी हैं। ठीक है, मैं जो अब तक आपसे कह रहा हूँ, आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप क्लीन शेव हों, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सामने वाले को इज्जत दे रहे हों। सर इज्जत का मतलब क्या होता है, मतलब गेट पे घुसते ही मतलब सबको सर नमस्ते सर नमस्ते सर नमस्ते सर क्या कर देना चाहिए। फिर वही चीज़, आपके एटीट्यूड में सामने वाले के प्रति रेस्पेक्ट है या नहीं, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता दोस्त। आप कहेंगे कैसे कह सकते हो आप इसको, मेरे मन में सामने वाले के लिए रेस्पेक्ट है या नहीं उसको कैसे पता। मैं आपसे पूछ लेता हूं, चलिए आपके सामने कोई व्यक्ति गुजरता है, एक अच्छी सी स्माइल से आपसे केवल वो हंस करके और आंखों से अभिवादन करके चला जाता है। क्या आपने कभी आंखों के इशारों को देखा है? एक व्यक्ति है जो आपके सामने आता है, नमस्कार गुरुजी, और कह के चला जाता है। एक व्यक्ति आया जिसने केवल आपके सामने आंखें झुकाई और एक हल्का सा अभिवादन कर दिया। मुझे तो जितना अच्छे से समझ में आया शायद आपको भी आ गया होगा। दोनों के अर्थ क्या हैं, दोनों के महत्व क्या हैं। अभिवादन के लिए मैं कह तो रहा हूं आपसे, आपके शब्दों की जरूरत कहीं है ही नहीं। बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज का अपना महत्व है। बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी हो कि जब भी आप किसी के सामने हो तो सामने वाले को ये ना लगे कि यार ये इज्जत नहीं दे रहा है दोस्त, और अपन को चाहिए फुल इज्जत। इंटरव्यूअर ये चाहता है कि यार तेरी ज़रूरत है, तू इसलिए यहाँ आया है, तो इसको दिखा भाई कि तेरी ज़रूरत है। ये मत एटीट्यूड मेरे सामने लेकर के आ कि जा तू नहीं तो क्या होगा। हाँ, ये एटीट्यूड काम आता है जब आप बहुत नर्वस होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं ना कि हाँ पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, उस समय ये वाला एटीट्यूड काम आता है कि भाई साहब नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, कोई और नौकरी तलाश लेंगे। उस समय आ गई बात समझ में। लेकिन इन जनरल जो एक्स्ट्रा एरोगेंट लोग हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि भाई मैं ही मतलब माहिष्मती हूं, उन लोगों के लिए मैं सवाल मतलब पॉइंट करना चाह रहा हूं कि आप किसी के सामने भी जाएं तो कृपया अपनी विनम्रता को अपने साथ लेकर जाएं।
चाहे आपसे अधीनस्थ कर्मचारी मिले, चाहे उच्चस्थ मिले, चाहे समकक्ष मिले, उनके साथ आपका व्यवहार विनम्रतापूर्ण जब होता है तो आपको स्वतः ही दिल में एक स्थान प्राप्त होता है। सर ऑनेस्टी की बात आपने कर ली, आपने कहा कि अपने अंदर थोड़ा समर्पण का भाव रखिए, सामने वाले के अंदर आपके प्रति कितनी भावनाएं हैं ये दिखाने का प्रयास करिए। और क्या करें सर, जितना भी कंटेंट है उसे ब्लफ मत करिए। ब्लफ मत करिए से मतलब सर झूठ मत बोलो। मतलब मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई अंकित अवस्थी, एससीओ का गठन कब हुआ था? वैसे मैं आपको बता दूं, राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा में आपसे नाम कोई नहीं पूछेगा और आपसे साफ इनकार कर दिया जाता है कि आप अपना नाम ना बताएं। आपको कोड नंबर दिया जाता है, इसलिए कोई आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया कि बताओ भाई, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं आपके लिए कि बताओ भाई अंकित अवस्थी, एससीओ की स्थापना कब हुई थी? अब अंकित अवस्थी एकदम सिंसियर आदमी, सर एससीओ की स्थापना सर 2001 में हुई थी और 15 अगस्त को हुई थी सर। बोला आर यू श्योर? यस सर। आपको लगा इसको क्या पता, अपन ने तो दे दिया। ये वैसे वही वाली बात है जैसे जब अपन निबंध लिख रहे थे तो कोई भी कोटेशन लिखी, नीचे महात्मा गांधी लिख दिया, हो गया काम। हाँ सर एकदम श्योर सर। मत करना, कोई भी ऐसा काम मत करना जिसके लिए आप श्योर ना हो। हाँ, और अगर श्योर नहीं है ना तो एक बात बोलना, सर आई एम नॉट वेरी मच श्योर बट अकॉर्डिंग टू मी ये 2001 में हुआ था सर। बोले डेट? सर वेरी मच सॉरी, अगर आप कहें तो मैं ट्राई कर सकता हूं सर। हाँ बताओ? सर शायद 15 अगस्त। अब वो खुद ही बोल देगा नहीं नहीं। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपनी बात भी रख दी, सामने वाले के सामने झूठ भी नहीं बोला। मैंने फिर से पहला पॉइंट आपसे कहा, ऑनेस्ट रहिएगा। अब आप में से कुछ कलाकार और हैं, पढ़ लिख करके बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर के यहां तक पहुंच गए। अब चाह क्या रहे हैं कि साहब हम वहां जाएं तो बस उसी दिन प्रत्यक्ष होंगे जिस दिन हम लोगों को इंटरव्यू देना है, उसी दिन फॉर्मल पहनेंगे। मैंने आज भी और मेरे व्यवहार में भी जितने मेरे साथी सेलेक्ट होकर के अब इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अगर फॉर्मल्स नहीं पहनते हैं व्यवहार में, अक्सर हमारे गणवेश में या तो पजामे चल रहे होते हैं या टी शर्ट्स चल रही होती हैं या जीन्स चल रही होती है ना, बाहर निकली हुई शर्ट चली होती है, बाजू में मुड़ी हुई होती है, यही हमारा सामान्य परिवेश में गणवेश होता है। स्टूडेंट लाइफ ऐसे ही निकलती है। हमारी स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसा तो होता नहीं है कि हम कुछ और लेने। तो फिर बोले, तो ऐसे समय पर अपने गणवेश को लेकर के अभी से अपनी हैबिट सुधार लीजिए। अगर आप क्लीन शेव नहीं रहते, जैसे इन दिनों क्या था ना, यूथ में एक प्रचलन आया था कि वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके पढ़ाई करने में एकदम बड़ी दाढ़ी लेकर के अपने आप को रॉकी भाई समझ करके चल रहे हैं, है ना। कुछ को ऐसा है कि बाल वाल बड़े हैं, चलो बाद में सही करा लेंगे, मूछें बिगड़ी हुई हैं, अरे कोई नहीं बाद में करा लेंगे। नहीं नहीं, अपने अंदर व्यवहारिक रूप से परिवर्तन अभी से लेकर आइए ताकि आप उस दिन एट एज फील कर सकें। आप जिस दिन इंटरव्यू देने जाएं उस दिन आपको कुछ भी अटपटा ना लगे। अगर फॉर्मल्स है ना कि भाई फॉर्मल्स में दिक्कत आएगी उस दिन, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उसी दिन उन कपड़ों को पहनेंगे, जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन एकदम नए कपड़े पहनेंगे। मेरा आपसे कहना होगा कि आप उन कपड़ों को रूटीन में पहनो, जिनको आपको उस दिन पहन के जाना है ना, उनको पहन के शादी में जाओ, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाओ, मूवी देखने जाओ, मॉक टेस्ट में जाओ, गंदे हो जाएं फिर रगड़ो, फिर गुस्सा मारो, और अगर खराब हो जाए बाई चांस उनमें से कोई, तो कोई बात नहीं, दूसरी खरीद लेना वैसी की वैसी, लेकिन उन कपड़ों के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। समटाइम्स हमारे साथ क्या होता है, अच्छा आप खुद से बताइए, आप किसी शादी में गए और शादी में जाकर के आपने पहली बार कोई कपड़े पहने हैं। कुछ लोग पहली बार शादी के अंदर कोट पैंट पहनते हैं, कुछ लोग कुर्ते पाजामे पहनते हैं, कुछ शेरवानी पहनते हैं। आपने उस दिन फील किया जिस दिन आप वो कपड़े पहनते हैं, गजब प्रकार की फीलिंग आ रही होती है, इतनी अटपटी फीलिंग आ रही होती है कि बस ये फंक्शन खत्म हो, बस मैं ये निकाल करके बैठ जाऊं। आता है कुछ ऐसा? इसका मतलब समझ रहे हैं आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हुए, आप जो है ना वो दिख नहीं रहे हो। इंटरव्यू की सबसे बड़ी नेगेटिविटी जो मैं अब तक समझ पाया हूं, जब भी कोई इंटरव्यू देने आता है ना, उसके साथ बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है, वो जो है वैसा दिख नहीं रहा है। लोग वो देख करके हाथ लगाकर चेहरे पे ये समझ रहे होते हैं, अच्छा फर्स्ट टाइम शर्ट अंदर डाली है बेटा तुमने, दिख रहा है, अच्छा पहली बार तुम शुद्ध हिंदी बोल रहे हो, क्योंकि आपके साक्षात्कार की भाषा हिंदी अथवा इंग्लिश जो भी है उसमें भी तुम इतने पारंगत अभी हो नहीं, ट्राई मार रहे हो।
बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी के शब्द सेलेक्ट करके बोलने की कोशिश कर रहे हो, तुम ऐसे हो नहीं यार। वो 2 मिनट में पता लगा लेता है। अगर आपको 1% भी डाउट है ना कि सर हमारे बारे में बताना, हम कैसा करते हैं क्या नहीं करते हैं, मैंने एक लिंक दिया है गूगल फॉर्म बना करके। यदि आप RAS का इंटरव्यू इस बार दे रहे हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट हम रखना चाहते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब आप लोग वहाँ आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मैं मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवा दूंगा। बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपका एक पैनल बनवा करके बढ़िया से आप 1 मॉक टेस्ट दें, 2 मॉक टेस्ट दें, जितनी भी आपकी क्षमता है आप दे सकते हैं। ये बात जानने के लिए कि क्या आप पकड़ में आ गए क्या, कि सर क्या रहा। उस समय मैं भी बैठूंगा, वो आपको ये वाले जो क्रिटिकल पॉइंट्स गिना रहा हूं ना, इन पर ही पॉइंट्स बताऊंगा। बाकी ज्ञानी जन जो हैं, प्रबुद्ध जन जो IAS IPS हैं, जिनसे मैं आपका इंटरव्यू करवाऊंगा, वो लोग तो आपसे अलग से चीज़ पूछ ही लेंगे। तो मैं चाह ये रहा हूं, अगर आप में से कोई भी भाई बहन इस बार इंटरव्यू देने जा रहा है तो मैंने आपके लिए एक लिंक पिन कर दिया है, और निश्चित ही कोशिश करूंगा कि आपके इंटरव्यू का स्थान जयपुर रहे, है ना। तो मैं वहीं पर किसी होटल के अंदर या फिर जहां भी हमारे पास स्थान उपलब्ध होगा वहां पर किसी वीकेंड पर इंटरव्यू कंडक्ट करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप में से जो भी इच्छुक युवा युवती जो भी हैं वो इस फॉर्म को भर दें। एक गूगल फॉर्म हमने आपके साथ रख दिया है ताकि अकॉर्डिंगली हम अपनी जगह को अकोमोडेट कर लें। तो अब आप पूछेंगे सर तो एक बात बताइए, उस समय पर जब आपने कहा कि कोई पहचान गया कि तुमने ये कपड़े पहली बार पहने तो क्या होगा, तो वो ये समझ जाएगा देखो कोशिश तो हमारे लिए की है इस बंदे ने, लेकिन इस कोशिश में तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसके सिलेक्शन के तुरंत बाद ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के तुरंत बाद फील्ड में भेजा जाएगा। पता नहीं ट्रेनिंग के दौरान भी ये कैसे कपड़े पहनेगा। मैं खुद जब ट्रेनिंग में रहा मैंने देखा वहाँ की कोशिश ये रहती है कि आपको मैक्सिमम टाइम फॉर्मल्स पहनाने की आदत डाली जाए ताकि आप उनके साथ थोड़े अकोमोडेट हो जाएं, है ना। मैंने उम्मीद है कि आपको ये बात भी अच्छे से बता दी कि आप जैसा वहाँ जाना चाहते हैं वो चीज़ बहुत अच्छे से करें। फिर प्रश्न बहुत सारे दिमाग में आते हैं, सर वहाँ जा कर के कई बच्चे ऐसे होते हैं सर जिनके पास कोई उपलब्धि है ही नहीं जो इंटरव्यू के नाम पर वहाँ बोली जा सके। कुछ लोगों से पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, सर हमारी तो कोई हॉबी है ही नहीं। वैसे मैं बताऊँ, शौक़ अमीरों के ही होते हैं, गरीब तो उस तक पहुँचने का प्रयास कर रहे होते हैं। हम इतना ही तो बनना चाह रहे होते हैं ना कि हम भी एक दिन अपने शौक़ पाल सकें। ये जो हॉबी चीज़ है ना साहब, ये हम लोगों को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए किया गया प्रयास है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। इंटरव्यू के अंदर एक कॉलम होता है साहब जिसमें गारंटेड आपसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है। अब ये साहब हॉबी ऐसा शब्द है कि साहब मैं क्या तो बताऊं, क्यों? क्योंकि राजस्थान का एक मध्यम वर्गीय बच्चा, देखिए पहले तो बात ये जान लीजिए, प्रशासनिक सेवाओं में जाने का जो सपना है ना वो उस उच्च कुलीय व्यक्ति का नहीं है जिसके घर में पहले से ही मर्सिडीज BMW खड़ी हैं, वो नहीं जाता इन परीक्षाओं में। उसको पता है कि चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, वो अलग चल रहा है। एक है फिर उच्च मध्यम वर्गीय, यानी कि जो अभी आया ही है निम्न मध्यम वर्ग से ऊपर की तरफ, थोड़ा पैसे वाला बना ही है। उसमें डर है कि यार मैं फिर से निम्न मध्यम वर्गीय तो नहीं हो जाऊंगा, चल कोई बात नहीं प्रशासनिक सेवाओं में एंट्री कर जाते हैं। कुछ होते हैं हम और आप जैसे निम्न मध्यम वर्गीय, और एक बिल्कुल निम्न जो आजीविका के स्तर पर होते हैं वो लोग। असल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना वो आय की सीमा में जो सबसे नीचे के पद स्तर पर खड़े हैं वो, और निम्न मध्यम वर्गीय ये सबसे ज़्यादा फाइट मार रहे होते हैं कि भाई मुझे उस उच्च मध्यम वर्गीय लाइन में आना है, उसमें आने के लिए क्या करूं। और आप सोचो हमारी मजाक बनाई जाती है इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछकर, बताओ आपकी हॉबी क्या है। साहब फिलहाल तो हॉबी यही है कि मैं ढंग से पढ़ लूँ, हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछ रहे हैं हॉबी क्या है। यानी कि वो आप में वो पुरुष झांक रहे हैं जो पैदाइशी प्रशासनिक है, जो पैदाइशी बड़ा आदमी है। मतलब आपसे अपेक्षा कर रहे हैं गरीब हुए तो क्या हुआ, सोच से तो बड़े होने चाहिए। आपको पता है हॉबी का क्या लॉजिक है उनके पास। बहुत से बच्चे हॉबी को ब्लैंक छोड़ देते हैं, सर हमारी कोई हॉबी नहीं है। इसका मतलब आपकी सोच बड़ी नहीं है भाई। शौक बड़े लोगों के होते हैं, शौक बड़े काम की चीज़ होती है, लेकिन साहब शौक के लिए हमारे पास कोई शौक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ आपने अपनी इतनी बड़ी सोच रखी नहीं कि आप कोई शौक फरमा सकें। तो सर हम क्या करें फिर शौक के नाम पे? हमारे पास तो वाकई में कुछ नहीं है सर, ऑनेस्टली कुछ नहीं है। तो आपके पास क्या, मेरे पास भी नहीं थी और किसी और के पास भी नहीं होता। तो फिर सवाल बनता है कि सर फिर क्या होगा? तो जनाब ऐसी स्थिति में आप अपने शौक के नाम पर जो चीज़ें साझा कर सकते हैं वो हैं जो आपके एकदम व्यवहारिक रूप से दिखाई पड़ रही हैं। जैसे मैंने मेरा बताया कि साहब मेरे को पढ़ाना पसंद है, ये हॉबी है आपकी, ये जॉब होना चाहिए।
नहीं सर मेरा जॉब और हॉबी मैच करती है। अब इसके सराउंडिंग में जितने प्रश्न बनते हैं उसके लिए प्रिपेयर हो लेना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। अच्छे से सारे प्रश्नों को आप अपने साथ के लोगों से बैठ के तैयार कर लेना। क्या क्या पूछा जा सकता है, पढ़ाते क्या हो, कौन सी कैटेगरी को पढ़ाते हो, पढ़ाने में चैलेंजेस क्या हैं, हमें पढ़ा के दिखाओ, किस तरह से पढ़ाओगे। यानी हॉबी जो है ना, अगर नहीं भी है तो भी तैयार की जा सकती है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है जिनकी कोई हॉबी नहीं है, वो हॉबी ना भी होना तो अभी बना लेना, और हॉबी जब बना लो ना तो उसको व्यवहार में भी ले आना। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मैंने तो हॉबी के रूप में गार्डनिंग लिख दिया। सर अच्छी बात है गार्डनिंग लिख दिया तो, लेकिन अगर गार्डनिंग लिख दिया ना तो इंटरव्यू में जाने से पहले महीने भर तक गार्डनिंग के गुण सीख लेना, प्रैक्टिकली देख लेना कि पौधे में क्या पहले लगता है, मिट्टी को कितने दिन तक खोद के रखा जाता है, कितनी मात्रा में उर्वरक मिलाया जाता है, ये करके देख लेना। क्योंकि फिर आप झूठ नहीं बोल पाओगे। फिर से मैं कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलना है। अंत में आपको ये लगे ना कि सर मेरी तो कोई हॉबी है ही नहीं, सर सॉरी मैं गरीब था, गरीबी सोच से हूं, बस पढ़ के यहां तक पहुंच गया, तो भी सच बोल देना सर नहीं है कोई हॉबी। फिर भी मैं कभी कभार कोशिश करता हूं कि मैं किताबें पढ़ लूं, लेकिन अभी तक मुझे ये भी नहीं पता किस प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए, तो मैं तो सब्जेक्ट की किताबें पढ़ना ही अपनी हॉबी समझता हूँ। कोई बात नहीं, ऑनेस्ट आंसर। लेकिन ध्यान रखना, उनके सामने नेता मत बनना, उनको ये ना लगे कि यार बहुत बड़े आदमी हो यार, तुम तो हमारे सामने कुछ भी बके जा रहे हो और हम मान लें कि तुम सही कह रहे हो। आ गई बात समझ में? तो उम्मीद है कि इंटरव्यू से संबंधित जो भी परिचर्चाएं मैं आपसे अभी कर रहा हूँ, ये मेरे रविवार वार्ता का हिस्सा हैं। रविवार वार्ता अक्सर मैं साथियों से इसलिए करता हूं ताकि उनकी भी सुन सकूं, लेकिन आज मैंने वन वे किया है, केवल अपनी अपनी सुनाई है, आपसे कुछ भी नहीं सुना है। इसके लिए मैं आज क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बताना ज़रूरी थी। मैंने अभी तक अगर इतनी देर के भाषण में कोई बात कही है तो वो केवल एक है, बी यू। आप जो हैं वो रहिए। बस कोशिश इतना करिए कि आप जो हैं वो दिखाने के लिए आप तौलिया लपेट के, चप्पल पहन करके, शर्ट बाहर निकाल के मैं तो यही हूँ देख लो, तो वो ज़्यादा अपनापन हो जाएगा। तो जो अपेक्षा है आपसे वो सभ्य दिखने की है, और हमारे देश में सभ्य का मतलब, जेंटलमैन का मतलब पैंट शर्ट से निकाला गया है। देश जब बदलेगा हो सकता है कि आपके पहनावे को ही सभ्यता की पहचान बना दिया जाए। फिलहाल जेंटलमैन के रूप में पैंट शर्ट चल रहा है। आप जिस समय इंटरव्यू देने जाएंगे संभवतः उस समय सर्दियां होंगी, तो कोट भी सभ्यता के अंदर कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा सभ्यता अगर आपसे मेंटेन नहीं हो रही है तो आप जर्सी भी पहनकर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखें कि जो भी हो साफ सुथरा हो। इन चीज़ों के ऊपर अथाह बोला जा सकता है। इंटरव्यू के ऊपर मैं अगेन कहूँगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मन में आए जितना देखिए। पर चूंकि मेरा अनुभव आपसे साझा करने के लिए मुझे मंच मेरे पास भगवान के आशीर्वाद से और आपके प्यार से है, तो मुझे लगा कि आपसे आज की वार्ता में इस बात को साझा किया जाना चाहिए। आप में से जो भी इच्छुक मेरे साथी हों वो यहाँ पर दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल भर दें, ताकि हम लोग आपके साथ में भविष्य में एक मॉक टेस्ट आयोजित करा सकें। धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।